त्रिभुज नियम, अब जैसे मैंने आपसे कहा ना मैं सारे नियम और सिद्धांतों पर बात करूंगा, तो सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है समझना। सदिश योग के त्रिभुज नियम में आपको कहना है कि दो सदिश लेंगे हम। कितने सदिश लेना है? दो सदिश। एक सदिश आप यहां ले लीजिए, सदिश को आप ए नाम दे दीजिए, और एक सदिश आप ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे बी। अब करना क्या, दो सदिश लिए आपने, तो इन दोनों सदिशों को क्या करना है आपको कि इनको त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त करना है। क्या करना है? तो एक त्रिभुज बना लेना, तो त्रिभुज की दो भुजाएं पहले तो ले लो, वो भी क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करना है। ये क्रमागत भुजाएं, एक सदिश ए हो गया, एक सदिश बी हो गया, तो दो सदिशों को आपने त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त कर दिया। तो ये नियम ये कहता है कि इनका जो परिणामी होगा वो तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा। मतलब ये परिणामी ये बनेगा, ये वाला, ये आपका परिणामी आएगा, तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा। मतलब आर बराबर होगा, ये परिणामी आर बराबर होगा ए प्लस बी, तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा परिणामी, परंतु विपरीत क्रम है। अब विपरीत क्रम का मतलब समझ लीजिए कि इस सदिश का तो ये देखिए, अब कैसे इसको मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, कि आपने कहा दो सदिश है ए और बी, है ना। नियम, त्रिभुज नियम सिंपल है कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, तो दो सदिश लिए और त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त कर दिया। एक को आपने ए नाम दे दिया भुजा को, इसको आप कभी ऐसा कह दीजिए ओ ए बी। अब देखो एक भुजा को तो आपने ए बोल दिया, एक भुजा को आपने बी बोल दिया, तो इस नियम का एक कहना है कि उनका जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा। कितना सरल है, तो बहुत ज्यादा सरल हो गया कि आपने कहा कि दो सदिश है ना, तो उनका परिणामी क्या होगा, तो सिंपल सा कि दो सदिश को त्रिभुज की दो भुजाओं पे लगा दो, तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा, खत्म। तो ये इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी लिखना, त्रिभुज ओ ए बी में, मतलब ये त्रिभुज ही ले लीजिएगा ओ ए बी में। अब आपको ओ से बी तक जाना है, तो आपको कहां से कहां तक जाना है, ओ से बी तक जाना है, मतलब यहां से यहां जाना है। तो पहले आप गए ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, तो ये हो गया ओ ए प्लस ए बी। अब मान भरो, अब ओ बी का मान हो गया आर, ओ ए का हो गया ए छोटा ए, तो ए बी का हो गया बी, आर बराबर ए प्लस बी, खत्म। त्रिभुज नियम समाप्त हो गया केवल एक त्रिभुज लिखने से। अब क्या ये क्रम एक जैसा है? ये क्रम एक जैसा नहीं है, देखो आप, ये यूं गए, ये यूं गए, तो ऐसे यहां पहुंचने बाद यूं आना था, पर ये विपरीत क्रम में आया। कौन से क्रम में आया? विपरीत क्रम में। तो जो नियम है वो सिर्फ इतना सा है कि यदि दो सदिशों को, है ना, यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, है ना, देखो नियम देखना, यदि दो सदिशों को, है ना, परिमाण एवं दिशा में, है ना, जो भी आप ले रहे हैं, दोनों ही होता है, सदिश में तो परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा, क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, बहुत सरल कर रहा हूं मैं, द्वारा बताएं या दर्शाएं या व्यक्त करें, तो उनका परिणामी मतलब उनका रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों सदिशों का ए प्लस बी, तो उनका परिणामी त्रिभुज की, अब दो भुजाओं से तो आपने पहले ही व्यक्त कर दिया, तो कौन सी भुजा बची? तीसरी तो बची, तो त्रिभुज की कौन सी भुजा द्वारा व्यक्त होगा? तीसरी भुजा द्वारा, तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा या बताया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बताया तो जाएगा पर विपरीत क्रम में। अब विपरीत क्रम का मतलब समझो, विपरीत क्रम का क्या मतलब है? विपरीत क्रम का मतलब यह है कि आप यहां से यूं गए, यहां से यूं गए, तो फिर यहां से यूं आते ना, लेकिन ये उल्टा है क्रम, देखिए। तो इसको हम कहेंगे कौन से क्रम में? ये जरूर लिखेगा विपरीत क्रम। तो क्या हुआ आपका नियम, त्रिभुज नियम क्या हुआ कि यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में त्रिभुज की कितनी भुजाओं द्वारा व्यक्त करें? दो भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, तो उनका जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की कौन सी भुजा द्वारा व्यक्त होगा? तीसरी भुजा द्वारा, परंतु कौन से क्रम में? विपरीत क्रम में। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज नियम है जो बहुत सिंपल है। दो सदिश पकड़ना, ऐसे लिख देना दोनों को,
एक ऐसे बस, अब ये 2 सदिश लिया तो बस ये इस लाइन को यहाँ मिला देना, तो ये ऐसा बन जाएगा, और फिर एक लाइन को यूं मिला देना, खत्म। और यहाँ पे आप त्रिभुज में लिख देना कि मेरे को ओ से बी तक जाना है, तो पहले मैं ओ से ए तक गया, फिर ए से बी तक गया, तो ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया, तो इसका नाम आर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका, बच्चे कहते हैं अरे सर बहुत कठिन है त्रिभुज नियम, तो समझ में ही नहीं आता है। तो ये आपका हो गया त्रिभुज नियम। तो मैं बात कर रहा था त्रिभुज नियम की, और इसको मैं हटा भी रहा हूँ, है ना, आगे बढ़ेंगे हम। तो क्या है, देखिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप चाहे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। हो गया? क्या लिखा है? त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें तो उनका जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा, परंतु कौन से क्रम में व्यक्त होगा? विपरीत क्रम में व्यक्त होगा, प्रदर्शित होगा, बताया जाएगा। ये सरल भाषा में जो लिखना हो लिख देना, सब पे नंबर मिल जाएगा, है ना। फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्त होगा, प्रदर्शित होगा, बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दिखाए, ऐसा लिख देना। यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा दिखाए तो उनका परिणामी तीसरी भुजा द्वारा दिखाया जाए, परंतु विपरीत क्रम में। दैट्स ऑल। आगे बढ़े, चलिए। अब है दूसरा, मैं कह रहा हूं आपको, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अभी एक दूसरा नियम आ गया, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब इसमें क्या होता है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में? वो संवेग होता क्या है ये तो हमें पता है, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? अगर किसी भी निकाय के ऊपर, कोई भी निकाय है, जैसे मान लीजिए बंदूक है, उसके साथ गोली है, तो बंदूक और गोली एक निकाय है। तो किसी भी निकाय पर अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे, बाहर से कुछ भी मत लगाओ, तो उस निकाय का जो संपूर्ण रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है। तो यहीं से टीप देना ना, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है कब? जब निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। तो देखिए ये यहां से टीप लेते हैं, ये परीक्षा में आएगा तो यहां से उतार देना, है ना, यहां से उतार लेना। देखिए मैंने लिख देता, यहां से उतार भी देता हूं, रेखीय संवेग संरक्षण आएगा तो आप यहीं से लिख देना, रेखीय संवेग संरक्षित रहता। अब आप अपने आप से ही पूछना कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है कब? कब संरक्षित रहता है? तो जवाब आपको मिल जाएगा, वो यहां लिख देना कि यदि किसी निकाय पर कोई क्या नहीं लगाया जाए, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कौन सा बल न लगाया जाए? बाह्य बल न लगाए। बाह्य शब्द कठिन पड़ रहा तो बाहर ही लिख देना, बाह्य बल न लगाए, न लगाए। ये आपने ऊपर वाली लाइन में लिख दिया, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाए तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम, खत्म। 2 अंक भी खत्म। और ये तो आपने यहीं से टिप दिया, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है कब? किसका? किस परिस्थिति में? उस परिस्थिति में कि निकाय पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हो। तो नहीं लगा रहे हो तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। अब अगर यहीं पर, इसी के आगे मैं एक और बात कर लेता हूं, अगर यहीं पर प्रश्न बदल जाता है और प्रश्न आ जाता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा प्रश्न आता है? कोणीय। अब देखिएगा जो प्रश्न है वो बदल रहा हूं, रेखी की जगह शब्द लाना है मुझे कोणीय, तो मैं यहां रेखी की जगह लिखूंगा कोणीय। तो जहां रेखी लिखा है वहां कोणीय लिखना है, और जहां पर बल लिखा है उस बल में ही आपको बल की जगह बल के साथ एक शब्द और बढ़ा देना है, बल आघूर्ण। खत्म नियम। कौन सा नियम खत्म? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम खत्म। संरक्षण का नियम।
रेखीय संवेग संरक्षण के मतलब यह होता है कि ये ऐसे अगर कोई बल लग रहा है तो ये रेखीय है, तो अब ये बल ही है और बल लग गया और निकाय का आपका जो है संवेग संरक्षित रहा, है ना। जैसे एक बॉल थी, है ना, या वो बंदूक वाला एग्जांपल ले लिया आपने, ये गोली है, ये बंदूक में से ये गोली निकलना है, तो ये एक निकाय हो गया, है ना। लेकिन अगर कोई घूमती भी वस्तु है तो फिर वहां पर शब्द बल की जगह क्या आता है, जो घुमाने वाला बल है उसको क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो अगर रेखीय की जगह कोणीय शब्द आए तो आप बल की जगह कर दीजिएगा बल आघूर्ण, नियम ये भी हो गया समाप्त। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल या बाहरी बल न लगाए तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ये तो यहीं से आपको नकल मारना है कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कब रहता है, जब बाह्य बल नहीं लगा रहे। अब अगर यही प्रश्न कोणीय संवेग में आ जाए तो आप यहां लिखना कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कब रहता है, जब निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट। तो ये आपका दोनों उत्तर समाप्त है, आप स्क्रीनशॉट कीजिए और दोनों उत्तर कंप्लीट कीजिए। क्लियर है, तो निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाए तो रेखीय संवेग संरक्षित, और निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाए तो कोणीय संवेग संरक्षित। तो ये कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के हमारे दो उत्तर हो जाते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो क्योंकि आपके दो उत्तर यहां भी कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, हटा दूं, मैं हटा दूं, ओके। आप बाद में भी ये वीडियो देखकर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप जितनी बार देखना चाहें देखकर इसको समझ सकते हैं। अगर आपको नियमों का रिवीजन करना होगा तो आपके पास कल का टाइम है, परसों का टाइम है ना। आप जब भी देखना चाहें दोबारा से देखकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा, तो उसमें तो कोई बात नहीं, है ना। जब जितनी बार देखेंगे वो कहीं भाग के तो जा नहीं रहा, वो वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं संवेग के बारे में। जैसा मैंने कहा था वो द्रव्यमान है, तो ये भी आप याद रखना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। अभी ये जो लिंक है, जो लाइव क्लास की लिंक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ में एक काम और कर सकते हैं कि कल सवेरे भी एक क्लास है, तो अगर आप वो ये वाली लिंक को अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो कल सवेरे की क्लास 8:30 बजे है सुबह, वो उसको भी देख सकते हैं। कल शाम को भी एक क्लास रहेगी, परसों सवेरे भी एक क्लास रहेगी, तो कंटिन्यू हमारी ये क्लासेस चलती रहेगी। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर इसके बाद आ रहा हूं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो अब प्रश्न आ रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये प्रश्न परीक्षा में इसी तरीके से मान लीजिए लिखा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, तो ये आपके 2 नंबर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ये बड़े प्रश्न में नहीं जाता तो ये 2 नंबर में आएगा, है ना। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, देखिए। जो एक तो एक बात समझ लीजिए, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण का बल। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है, आपके इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सबसे दुर्बलतम बल, कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण का बल है, क्योंकि वो बहुत बड़े पिंडों पर लगता है, छोटे पिंडों पर नहीं लगता। स्थिर विद्युत बल तो बिल्कुल छोटे छोटे पिंडों पर लग जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बड़े पिंडों पर लगता है। तो हम कहेंगे ये सबसे कौन सा बल है, दुर्बलतम बल है। याद रखना, दुर्बलतम बल प्रकृति का। तो एक तो बढ़िया ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ये बता देता हूं, है ना। फिर उन्होंने क्या किया था, न्यूटन ने, कि उन्होंने कहा कि ये क्या है, क्या नियम। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सभी को, सार्वत्रिक मतलब सभी को, सभी आ जाओ। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब आप कह दो किसी से मैं तुझसे नफरत करता हूं, आपके नफरत करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपके बीच कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो आपका जो नियम है वो ये कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। मान लो पिंड ए है और पिंड बी है, तो ये जो दोनों पिंड है, दोनों ए और बी, ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए डी, आर जो मानना हो। इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। तो जो इनके बीच का जो भी आकर्षण बल होगा, मैंने कहा ना ये सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इनके बीच का जो ये आकर्षण बल होगा वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा।
ये देखिए द्रव्यमान इसका m1 इसका m2 और ये गुणनफल और ये अनुक्रमानुपाती का निशान। तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी जो भी d लिखी है, ये बीच की दूरी के वर्ग के, ये बीच की दूरी का करा वर्ग और ये 1 के बटा मतलब ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। खत्म, नियम समाप्त। अगर 2 नंबर में लिखना आप मिला के लिख दो, इससे ज्यादा नहीं लिखना। 2 नंबर में देखो F समानुपाती हो गया, मिलाने गए m1 m2 में 1 का गुणा m1 m2, भले गुणा का निशान लगा दो बीच में, और बटे नीचे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, डी स्क्वायर ही है। अब आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे समानुपाती के निशान को, ये हो जाएगा F बराबर और एक G लगा देना, कैपिटल G, m1 m2 बटे डी स्क्वायर। ये आपका खत्म हो गया उत्तर। अगर आप लिख देते हैं इतना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर नियम तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सभी का, पूरे यूनिवर्स का आकर्षण। तो यहां शुरुआत आप करना कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला ये कौन सा बल है? कौन सा बल है? ये कौन सा बल है? आकर्षण बल। ये कौन है? द्रव्यमान। तो ये आकर्षण बल क्या है? द्रव्यमानों के गुणनफल m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जब ये सीधी लाइन में होते हैं ना तो इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ऐसे सीधी लाइन में अनुक्रमानुपाती, और अगर ये ऐसे उल्टा हो जाता है तो बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको बोलेंगे बीच की दूरी, डी है ना बीच की दूरी, और डी का क्या है? वर्ग। तो बीच की दूरी के वर्ग के कौन सा अनुक्रमानुपाती हो रहा है? कौन सा बन रहा है? ये व्युत्क्रमानुपाती। तो जो आकर्षण बल है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुरूप। दो पिंड है आपके पास, कितने पिंड है? दो पिंड, दो वस्तु, जो लिखना, दो पिंड। तो शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। भूल जाए कोई बात नहीं, सीधे लिखना दो पिंडों के बीच, दो पिंडों के बीच कौन सा बल? कौन सा बल? आकर्षण बल। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम समाप्त हो गया। आप यहां से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उत्तर है पूरा, कुछ नहीं है, यही उत्तर है, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। आप कोई भी रटा रटा पैटर्न नहीं रखेंगे। आप ये जरूर ध्यान रखना कि ये अनुक्रमानुपाती बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कई बार ये शब्द भूलते हैं स्टूडेंट, ये वर्ग, वो बोलते हैं यहाँ या व्युत्क्रमानुपाती बीच के, नहीं यहाँ वर्ग लगा भाई, तो बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो क्या हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, और इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे। और यहां पर जो एक कैपिटल जी है, इस कैपिटल जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी। और बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, इधर देखिए आप, इसको ध्यान से देखिए। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये मान रट लीजिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये मान आपको रट कर चलना है, रट डालिए इस मान को। और ये जी आप कांस्टेंट है तो ये अदिश राशि, क्या ये अदिश है? ये मान पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरी गैलेक्सीज में एक समान रहता है। तो कभी आपसे कैपिटल जी और स्मॉल जी में फर्क पूछ ले तो स्मॉल जी को लिखना वो सदिश है, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो स्मॉल जी क्या हो गया? सदिश। कैपिटल जी क्या हो गया? अदिश। स्मॉल जी का मान क्या होता है? यहाँ कुछ और है, चंद्रमा पे कुछ और है, तो अलग अलग जगह उसका मान क्या है? अलग अलग है। इसका मान सभी जगह क्या होता है? एक समान होता है। दो अंतर हो गए। तीसरा पूछे और लिख देना कि इसका जो मान है उसका मात्रक देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर है, और वो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसका मात्रक लिख देना, है ना। तो सदिश अदिश मेरे ख्याल से बढ़िया है, ये अदिश है, कांस्टेंट है, कैपिटल जी अदिश है और स्मॉल जी सदिश है। एक अंतर तो ये हो गया, दूसरा अंतर लिख देना, इसका मान सब जगह यही रहता है और उसका मान अलग अलग जगह अलग अलग होता है ना। स्मॉल जी जो होता है ना, अभी एक बात निकली है तो मैं बता रहा हूं कि जो स्मॉल जी होता है, ये स्मॉल जी जो होता है, ऐसा लिखते हैं उसको।
क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण है वो, तो मात्रक पकड़ लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका मान गुरुत्वीय त्वरण का, ऊंचाई पर जाने पर घटता है, गहराई पे जाने पर घटता है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, 0। तो इस स्मॉल जी का मान ऊंचाई पर घटा, गहराई पे घटा, पृथ्वी के केंद्र पर 0। और बताऊं, और बताना पड़ेगा, ध्रुवों पर इसका मान ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर इसका मान कम होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान बढ़ता है, भूमध्य रेखा पर घटता है। खैर और आगे बात करूंगा इस विषय में, क्योंकि अभी सब्जेक्ट से भटक जाएंगे। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या हो गया, नियम हो गया। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लाइन से एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आपने कहा कि स्मॉल जी क्या हो गया आपका, स्मॉल जी आपका हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी आपका क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चले मिटा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बात अब हम करने वाले हैं, अभी आप मन में विचार कर रहे होंगे कि सर आपने स्मॉल जी कैपिटल जी का अंतर बता दिया, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण है ना। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बोलना सीख जाइएगा। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अंतर अपने आप पता चल जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जब आपने बोल दिया तो आप बता पाएंगे उसका अंतर। गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि, क्योंकि त्वरण सदिश राशि होती है ना, त्वरण कौन सी राशि है, सदिश, तो गुरुत्वीय त्वरण भी सदिश। कैपिटल जी अदिश, स्मॉल जी में क्या लिखेंगे, अलग अलग जगह मान अलग अलग। अभी तो बोल रहा था ऊंचाई पे घटता है, गहराई पे घटता है, केंद्र पे 0 हो जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग है गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन कैपिटल जी का तो मान मैंने भी बताया कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर, तो कांस्टेंट है दुनिया भर में, जमाने भर में, तो इसका मान सभी जगह एक जैसा है कैपिटल जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण ले रहा हूं वो है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम, अब 2 नंबर में वीन का विस्थापन नियम लिखने को परीक्षा में आ सकता है। मैं जब सारे नियमों की बात करता हूं तो विस्थापन नियम की भी बात करूंगा। तो वीन का विस्थापन नियम यह है कि जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको याद रखना, ये वाली बात, तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य का मान जो है वो हमेशा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा एम, और एम क्यों लिखा है, बस यही नियम है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम ये कहता है कि अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य, ये लैम्ब्डा को क्या बोलते हैं आप, अभी मैं आपको समझा देता हूं, लैम्ब्डा को क्या बोलते हैं आप, तरंगदैर्घ्य। तो आपको याद यही रखना है, वीन का विस्थापन नियम जब भी आए ये याद रखना। तो लैम्ब्डा को बोला तरंगदैर्घ्य, अब लैम्ब्डा एम हो गया, एम मतलब मैक्सिमम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एम को, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आप इसको बोलेंगे अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य, ये हो गया आपका लैम्ब्डा एम, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य। तो देखिए शब्द देखिए आप ध्यान से, इधर देखिएगा, लैम्ब्डा को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, तो लैम्ब्डा एम हुआ, लैम्ब्डा एम मतलब मैक्सिमम, तो अधिकतम ऊर्जा के संगत हो गया मैक्सिमम, ये एम का मतलब ये हो गया अधिकतम ऊर्जा के संगत। और लैम्ब्डा देखिए ये तरंगदैर्घ्य, और इसको आपने कहा अधिकतम ऊर्जा के संगत, तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य, और ये टी है परम ताप, क्या है, परम ताप। तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, 1 के बटा लिखा है, 1 के बटा होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो गया, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य क्या होती है, परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। खत्म, नियम खत्म। अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपका नियम संगत खत्म हो गया। तो देखिए बड़ी अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे इस नियम को कि लैम्ब्डा एम, मतलब आपको जब भी वीन का विस्थापन नियम पूछे तो आप सिर्फ इतना याद रखो, लैम्ब्डा एम समानुपाती 1/T, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है टी। तो ये हो गया
एम अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, खत्म हो जाएगा आपका। तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग है परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, और लैम्बडा एम अनुक्रमानुपाती 1/t लिख दीजिएगा, आपका नियम खत्म। आप चाहे तो बराबर लगा के आप बी लिख दीजिएगा, b/t। जैसे ऐसा भी करते हैं कई बार कि जैसे बराबर लगाते हैं तो b/t हो जाता है, क्रॉस गुणा करते हैं तो लैम्बडा एम टी बराबर बी हो जाता है, बी का मान मीन कांस्टेंट है। लेकिन आप इतना भी लिख देंगे 2 अंक में तो चलेगा, ये लाइन लिखना है कि अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, खत्म आपका वीन का विस्थापन नियम। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, ये बहुत सरल भी है। एक बार आप ये वाला याद रख लेंगे, और मेरी जो बात याद रखना कि सिर्फ इतना याद रखो, लैम्बडा एम अनुक्रमानुपाती 1/t या व्युत्क्रमानुपाती टी, तो फिर आप याद रख लेंगे लैम्बडा तरंग दैर्घ्य होती है, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा ये कठिन लगा होगा क्योंकि इसका बेसिक आपको नहीं पता था, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। तो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्बडा एम परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब लैम्बडा एम समानुपाती 1/t। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आप कहेंगे कि सर ये इस तरह से आप जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं, मैं सारे सिद्धांत और नियम पढ़ूंगा आपको। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, अब ये देखिए शब्द से पकड़ाऊंगा मैं आपको। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब बहुत सारी तरंगें किसी न किसी जगह जाकर मिलती होगी, तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बनता होगा। तो जैसे माध्यम का कोई एक पॉइंट है, ये माध्यम का कोई बिंदु है ना, कोई भी मीडियम है यहाँ पे जहां पे तरंगे आके मिल रही है, तो ये माध्यम के किसी बिंदु पर इस तरह से तरंगे आके मिली, ऐसे आके मिल गई। इसका विस्थापन है y1, इसका है y2, इसका है y3 और इसका है y4, ठीक है। तो जब अलग अलग तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे मान लो O पर आकर मिली, तो जो O है उस O पर परिणामी विस्थापन क्या होगा? उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन मतलब सबका मिलाकर विस्थापन होगा वेक्टर y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस वेक्टर y4, और अगर ज्यादा हो तो प्लस 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 करके वेक्टर yn कर देना। नहीं तो यहाँ 4 तक भी जाने की जरूरत नहीं, आप तो यही प्लस का निशान लगाना और ये yn कर देना। n तरंगे मिल गई मान लो आपको किसी पॉइंट पर जा, कितनी मिली? n। तो सबको जोड़ देना। का सिद्धांत कि जब माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ कई तरंगे पहुंचती है ना, माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ कई तरंगे जब पहुंचती है तो उनका जो परिणामी विस्थापन होता है अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये पहली तरंग का है, दूसरी का है, तीसरी का, चौथी का। तो क्या कहा कि जब माध्यम के किसी बिंदु पर या ऐसा करो, और ज्यादा पहुंचती भी नहीं लिखना हो तो माध्यम के किसी, ऐसा लिख देंगे आपको, माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों का परिणामी विस्थापन डायरेक्ट, ये देखिए आप, माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों का परिणामी विस्थापन मतलब कौन? परिणामी विस्थापन मतलब कौन? y। यह परिणामी हो गया, माध्यम के किसी बिंदु पर आने वाली सारी तरंगों का परिणामी विस्थापन, आने जाने जो भी है। तो माध्यम के किसी बिंदु पर तरंगों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के, अलग अलग मतलब एक एक का सेपरेट, जैसे इसका y1 है, इसका y2 है, इसका y3, इसका y4, तो उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। खत्म नियम। सदिश योग, देखिए सदिश योग के लिए सदिश का निशान लगा ना, सदिश, सदिश योग, ये सदिश और ये योग के बराबर होता है। खत्म नियम। तो माध्यम के किसी बिंदु पर, है ना, मतलब आपने कहा कि माध्यम का कोई पॉइंट आपने लिया और ये माध्यम के इस पॉइंट के ऊपर आपने कहा कि तरंगों का जो अलग अलग विस्थापन, जैसे पहली तरंग का विस्थापन y1 है, दूसरी का y2 है, तीसरी का y3 है, चौथी का y4 है। तो ये जो परिणामी विस्थापन है ये इनके अलग अलग विस्थापनों के, देखिए अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग, ये सदिश और ये योग, ये सदिश और ये योग, ये सदिश और ये
तो मान लो n था, 3 होती तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कर, 2 होती तो y1 प्लस y2 कर। तो अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये 2 अंक में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं यही आपका एक काम और कर देता हूं, एक प्रश्न और ले लेता हूं यहीं पर हैंड टू हैंड, ताकि आप कभी इसमें इसको नोट वोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट करें। एक है विमीय समांगता का सिद्धांत, क्योंकि जब बात समांगता अपने सिद्धांतों की नियमों की आ रही है तो इसको भी कर देता हूं, विमीय समानता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत ये विमाओं वाले पार्ट में है ना। तो क्या है विमीय समांगता का सिद्धांत, उसको लेंगे। कोई भी भौतिक समीकरण है तो उस भौतिक समीकरण की दोनों पक्षों की, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मतलब नियम इतना सा है, किसी भौतिक समीकरण के एलएचएस की विमा, चलो इतना ही खत्म करो, बराबर आरएचएस की विमा, ये खत्म हो गया भैया, ये नहीं सिद्धांत खत्म विमीय समानता। मतलब किसी भी भौतिक समीकरणों के दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, समान होती है। आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जो उदाहरण आपको याद हो, अब आपको गति का पहला समीकरण याद हो तो आप बोल देना v इक्वल टू यू प्लस ए, इसकी दोनों पक्षों की विमाएं समान है। मतलब क्या है, वेग का LT माइनस वन होता है तो LT माइनस वन इसकी विमा है दोनों पक्षों की, मतलब LHS की विमा भी LT माइनस वन है और RHS की भी LT माइनस वन है, दोनों की LT माइनस वन। और अगर आपको ये कठिन लगे एग्जाम्पल, आपको लगे ये नहीं देना सर कुछ और देना है, तो आप ये वाला दे देना, ये वाला देना t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। तो आपको दोनों पक्षों की विमाएं t, क्या है दोनों पक्षों की विमाएं t, दोनों की, LHS की भी और RHS की। तो क्या है विमीय समानता का सिद्धांत, कि किसी भौतिक समीकरण, के भौतिक समीकरण है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, तो किसी भौतिक समीकरणों के LHS की विमा बराबर RHS की विमा, मतलब इसकी विमा निकालो तो t, इधर की निकालो तो t, तो किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है। ये 2 अंक में विमीय समानता का सिद्धांत खत्म। LHS की विमा बराबर RHS की विमा, किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, समान होती है। आप चाहो v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लो, गति का पहला समीकरण, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। तो मैंने सरल ले लिया कि इसके दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है। तो 2 अंक में आपको ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हटा दूं। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी बहुत बढ़िया रहा कि 2 या अधिक तरंगे या बहुत सारी तरंगे या तरंगे एक साथ माध्यम के किसी बिंदु पर पहुंचती है, या तरंगों का परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको बताना था, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। आप है ना, जैसे एक इसमें ये भी एक तरीका है, क्या फाइनल बात दिमाग में रखो कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है और y विस्थापन है, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि y हो गया परिणामी विस्थापन और y1 पहली का विस्थापन, y2 दूसरी का विस्थापन। एक बार एक स्टूडेंट को केवल इतना याद रह गया, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 सदिश लगा के, अब उसने कहा सिद्धांत याद नहीं, क्या लिखूं, तो वो उसको केवल इतना याद था, इतना ही याद रह गया, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश, इतना याद रह गया। उसको ये पता था कि ये विस्थापन है ना। अब शब्द क्या था, परीक्षा में आया था तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये तो प्रश्न में आ गया कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो तरंगे क्या हो रही होगी माध्यम के किसी बिंदु पर, अध्यारोपित हो रही होगी, तो परिणामी विस्थापन, पहली तरंग के विस्थापन, दूसरी तरंग का विस्थापन, तीसरी तरंग का विस्थापन, मतलब सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, खत्म। तो इसमें भाषा का कोई वो नहीं है कि आपकी क्या लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसको लिख पा रहे हैं, आप उसको समझा कर लिख दीजिए कि मान लीजिए पहली तरंग का विस्थापन y1 है, दूसरी का y2 है, तीसरी का y3 है, तो तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो अब ये भी आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं आगे लेता हूं आपको। अब उष्मागतिकी के नियमों पर आता हूं मैं जरा सा, है ना।
उष्मागतिकी के 3 नियम आप याद करिएगा। उष्मागतिकी के नियम, देखिए इधर देखिए आप, उष्मागतिकी के नियम। तो उष्मागतिकी में एक है आपका शून्यवां नियम। शून्यवां नियम, अब आप कहेंगे गति के भी तो 3 नियम है, वो भी बात कर लेंगे। उष्मागतिकी के नियम, शून्यवां नियम, देखिए 3 निकाय हैं। ये एक निकाय है ना, इसका नाम दिया ए, ये निकाय है आपका। ये एक दूसरा निकाय है, ये निकाय बी है। बस ये अगर आपको ध्यान रह गया, और ये तीसरा निकाय है, निकाय सी, ये हो गया। अब ये जो है निकाय ए सी के साथ, मतलब दो निकाय जो है वो किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य में है, मतलब इनके बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, मतलब ए सी के साथ और बी भी सी के साथ काय में है, उष्मीय साम्य में है, तापीय साम्य भी बोलते हैं कई बार। तो यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य में है तो वे परस्पर भी उष्मीय साम्य में होंगे। अरे यार, दो की इसकी इसके साथ में बढ़िया बॉन्डिंग है, इसकी इसके साथ बढ़िया बॉन्डिंग है, तो इन दोनों की भी बढ़िया बॉन्डिंग है, ये आपको उष्मागतिकी का आपका शून्यवां नियम ये कहेगा कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य में है तो वे परस्पर भी, देखिए ये दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, ये तीसरा निकाय, ये तीसरा निकाय, ये तीसरा निकाय, ये दो निकाय तीसरे निकाय के साथ कौन से साम्य में, उष्मीय साम्य में, तो आप कहना है परस्पर भी कौन से साम्य में होंगे, उष्मीय साम्य में। मतलब समझो कि ये और ये, इनके बीच में अगर उष्मा का आदान प्रदान नहीं है, इनके बीच में अगर उष्मा का आदान प्रदान नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं है ना। तो आप सरल शब्दों में बताया मैंने आपको, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य में है तो वो परस्पर भी उष्मीय साम्य, मतलब आपस में भी उष्मीय साम्य में होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये बहुत सरल हो गया। अब उष्मागतिकी का प्रथम नियम, प्रथम नियम में क्या है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू धन डेल्टा डब्ल्यू, ये प्रथम नियम कि जब भी आप किसी निकाय को उष्मा देते हैं, तो उष्मा जब आप देते हैं, तो मान लीजिए किसी भी निकाय को आप मान लीजिए उष्मा, तो उष्मा दो तरह से खर्च होती है, एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा और एक किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी और बाह्य कार्य करने में सक्षम बनाएगी निकाय। और ये क्या है, किसी भी निकाय को क्या है, दी गई उष्मा। देखिए उष्मागतिकी में हमेशा निकाय की बात होती है, अकेला कहीं कुछ कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने अगर मान लीजिए पेन यहाँ रख दिया ना, तो ये भी अपने वातावरण के साथ कहीं ना कहीं अटैच है, तो बात जब भी होगी निकाय की होगी। तो क्या कहेंगे कि किसी भी निकाय को दी गई उष्मा, ये पहला नियम, निकाय को दी गई उष्मा दो तरह से खर्च होगी, एक तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी और एक बाह्य कार्य के बराबर होगी, मतलब उसके योग के बराबर होगी। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सपोज आपने किसी निकाय को कोई उष्मा दी और उष्मा देने के बाद आपने देखा कि आपने उसको उष्मा दी, तो जैसे आपने किसी छोटे बच्चों को कहा कि जाओ आप ये 20 रुपए है और हमारे नमक की थैली ले आओ। अब बच्चा दुकान पे गया, नमक की थैली का पूछा, उसने कहा छोटी थैली है 18 रुपए की। बच्चे ने कहा लाओ दे दो। अब बच्चा जो है वापस आया मम्मी के पास, मम्मी को उसने नमक की थैली दी और चला गया। तो अब मम्मी ने नमक की थैली पे देखा तो 18 रुपए लिखा था, तो बच्चे को कितने रुपए दिए थे, 20 रुपए। नमक की थैली पर कितने लिखे, 18 रुपए, मतलब 18 रुपए काम किया उसने, 2 रुपए कहां गए। तो बच्चे से पूछा 2 रुपए कहां गए, तो बच्चे ने कहा कि मम्मी 2 रुपए की मैंने चॉकलेट खा ली, अब इतनी दूर जाऊंगा और आऊंगा तो 2 रुपए की चॉकलेट तो खाऊंगा। तो ये क्या हो गई उसकी
आंतरिक ऊर्जा में उसने वृद्धि कर ली, तो 2 रुपए उसने इंटरनली खर्च कर लिए और 8 कर दिया। तो जब भी आप किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो वो दी गई ऊष्मा जो है वो 2 तरीके से रहेगी, और एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और एक किए गए कार्य के बराबर होगी। ये आपने अगर याद कर लिया ऊष्मागतिकी का पहला नियम, तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा इससे 5 अंक के प्रश्न। इसी से मैं आपका Cp माइनस Cv इक्वल टू R बनाऊंगा। इसी से मैं आपका ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समतापी, रुद्धोष्म और चक्रीय प्रक्रम की व्याख्या करना सिखाऊंगा। तो अगर आपको पहला नियम याद है कि किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा, अच्छा अलग से नहीं करना है, मतलब आप जब नियम लिखते हैं, अब इसको कहेंगे सर ये नियम में कैसे लिखे, आपने तो ऐसे ही लिख दिया इसको। अरे भाई यही तो नियम है। देखो, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू, और किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। या यूं लिख देना, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर होती है दो चीजों के, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए बाह्य कार्य के। तो ऐसे लिख देना, है ना। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का क्या हो गया, प्रथम नियम। ये शून्यवां नियम है। एक द्वितीय नियम भी, मतलब 3 नियम कुल है, और द्वितीय नियम वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर जब आपका समय खराब आता है ना, तो कहते हैं ना आदमी का जब समय खराब आता है तो फिर क्या होता है पता है आपको, एक कहावत है हमारी कि वो ऊंट पे बैठ जाता है तो भी कुत्ते काट लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊंट पे बैठ गया, कुत्ते काट लिए। तो शून्यवां नियम भी नहीं आया कि यदि 2 निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में, तो परस्पर ऊष्मीय साम्य में होंगे। या ये दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू धन डेल्टा डब्ल्यू भी नहीं आया। और अगर मान लीजिए आ गया तीसरा नियम कि दूसरा नियम, सॉरी, तो ऐसा बहुत सरल है, ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है, ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है। देखो मैं आपको यही बता देता हूं, पहले नियम से याद रख लेना, खत्म। मतलब भाई साहब ये है कि ऐसी मोटरसाइकिल बनाना असंभव है जो पूरे पेट्रोल को आपके माइलोमीटर में, आपके चलाने में ही खर्च कर दे और पीछे से धुआं नहीं दे। समझ गए बात को। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे डेल्टा क्यू को डेल्टा डब्ल्यू में बदल दे। मतलब ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो संपूर्ण ऊष्मा को काय में बदल दे, संपूर्ण ऊष्मा को काय में बदल दे, कार्य में बदल दे, सिंक को कुछ भी न दे। ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है। तो ये आपका हो गया दूसरा नियम। तो ये ऊष्मागतिकी के कुल 3 नियम आप याद करके जाइएगा। 2 नंबर के प्रश्न का सवाल है, इसलिए आग्रह कर रहा हूं, है ना। तो शून्यवां नियम, है ना, क्या लिखा कि यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ क्या हो, ऊष्मीय साम्य में हो, ऊष्मीय साम्य में हो, तो वे परस्पर भी या आपस में भी ऊष्मीय साम्य में होंगे, साम्य में होंगे। खत्म। ये हो गया आपका नियम, शून्यवां नियम। और प्रथम नियम, तो किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, योग के बराबर, ये योग के बराबर होती है। खत्म। और तीसरा हो गया, ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो संपूर्ण ऊष्मा को काय में बदल दे, कार्य में बदल दे। तो ये आपकी 3 आपके नियमों का स्क्रीनशॉट कीजिए। जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, फुर्ती से स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू धन डेल्टा डब्ल्यू। शून्यवें नियम में 3 निकाय है। अगर पहला तीसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तो परस्पर भी ऊष्मीय साम्य में होंगे। और दूसरा नियम क्या हो गया, ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे, सिंक को कुछ भी न दे, ठेंगा बता दे सिंक को, संभव नहीं है भाई, है ना। कार्नो इंजन की दक्षता मानते हैं 100%, आदर्श इंजन। कार्नो इंजन को क्या बोलते हैं, आदर्श इंजन। हालांकि मेरे हिसाब से तो वो भी आदर्श इंजन क्या, कार्नो इंजन तो काल्पनिक है, आदर्श इंजन, है ना। किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि चीजों को अगर ध्यान से समझते हैं
और अपनी भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप अच्छे अवशोषक जो है अच्छे विकिरक भी होते हैं। तो जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। तो जितना अच्छे तरीके से आप समझेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में भी लिख पाएँगे। तो ये ज़रूर आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आगे बढ़ता हूँ। अब बहुत महत्वपूर्ण सरल लोलक के नियम। अब ये तो देखिए, ये वाला 4 में भी आ सकता है, सरल लोलक के नियम। 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें बता दूंगा मैं यहाँ पे आपको इसकी। देखिए, सरल लोलक के नियम में आप ये वाली बात याद रखना, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटे G। अगर आपने ये याद रख लिया तो सारे नियम आप याद रख लेंगे। कैसे, देखिए इधर पहला नियम, लंबाई का नियम। क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ यहाँ पे सूत्र में? क्या दिखा? अनुपाती अंडर रूट L। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सरल लोलक का मतलब भी पहले जरा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पे ये आपका ये दृढ़ आधार और ये आपने गोलक टांगा और ये यहां से यहां तक की इसके गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं इसकी प्रभावकारी लंबाई L। तो ये गोलक है, इसको कहते हैं गोलक। ये प्रभावकारी लंबाई, ये धागा है और ये दृढ़ आधार। ये पूरी व्यवस्था कहलाती है सरल लोलक। इस पूरे अरेंजमेंट का नाम है सरल लोलक। तो क्या हो गया सरल लोलक में? क्या चीज है? एक तो जहां से आप बांधेंगे खूंटी, मतलब वो एक डंडा, वो डंडे के बाद वो धागा और धागे के नीचे गोलक, ये 3 चीज मिलकर बनती है सरल लोलक। धागा कैसा होना चाहिए? जो रबड़ जैसा नहीं हो, जैसा आप एकदम से लंबाई में बढ़ जाए वजन टांगे तो। दृढ़ आधार होना चाहिए, ऐसा नहीं आप खींचे तो वही गिर जाए। और ये गोल होना चाहिए। तो ये आपका 3 व्यवस्था मिलकर सरल लोलक बनाती है। अब सरल लोलक के नियम क्या है? लंबाई का नियम, कि अगर ये लंबाई बढ़ेगी तो आपका आवर्तकाल बढ़ेगा। लंबाई घटी, आवर्तकाल घटेगा। ठीक है, गर्मियों के दिनों में क्या होगा? ये लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मतलब एक दोलन में लगा समय बढ़ेगा तो घड़ियां सुस्त हो जाएगी। तो गर्मियों में वैसी सुस्ती आती है, याद रखना, गर्मियों में क्या आती है? सुस्ती आती है। तो 2 नंबर का एक छोटा प्रश्न और बता देता हूँ आपको कि अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में L बढ़ा, T बढ़ा, घड़ी सुस्त। ये आपका 2 नंबर का एक छोटा प्रश्न हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा नियम है लंबाई के बाद गुरुत्वीय त्वरण का नियम। अब गुरुत्वीय त्वरण का क्या नियम भाई? क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे? T समानुपाती 1 बटे अंडर रूट G। मतलब ये हुआ कि अगर G बढ़ेगा तो T घटेगा। अब देखो, G बढ़ेगा तो T घटेगा और G घटेगा तो T बढ़ेगा। एग्जांपल, पहाड़ पर क्या हुआ? G घटा तो T बढ़ा, घड़ी फिर सुस्त होगी, ये पहाड़ पे सुस्त हो जाएगी, है ना? क्योंकि पहाड़ों पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका T बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, मतलब एक दोलन में लगा समय बढ़ेगा, घड़ी सुस्त हो गई। तीसरी बात, एम नहीं है या कहीं भी, मतलब T जो है वो एम पर निर्भर नहीं है। एम मतलब क्या? इस गोलक का जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं है। तो T जो है वो एम पर निर्भर नहीं है। मतलब अगर आप एक लोहे का गोला ले ले, एक स्टील का गोला ले ले उसी आकार में, और अगर आप उसको दोलन कराते हैं तो दोलन काल पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो एम पर डिपेंड नहीं करेगा। चौथी बात, 4 नियम है। समाकलत्व का नियम। समाकलत्व का मतलब ये है कि जो T है वो किसी भी पेंडुलम का जो T है वो नियत रहता है। किसी भी पेंडुलम का T स्वतंत्र है। मतलब किस तरह से कि एक बार अगर उसका T डिसाइड हो गया तो उस पर्टिकुलर जगह वो क्या रहता है? उसका दोलन काल क्या रहता है? नियत रहता है।
तो ये चार बातें हैं, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं, और चौथा समाकलत्व का नियम। पूछते हैं, बोले सर वो ये भी बता देते आपकी, मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र पर चले गए तो क्या होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी जीरो तो टी अनंत, दोलन काल अनंत, मतलब दोलन नहीं करेगा। तो जहां जहां भी जी जीरो होगा, उपग्रहों के अंदर जी जीरो, अंतरिक्ष में जी जीरो, तो दोलन, या कोई ऐसे पेंडुलम को आपने स्वतंत्रतापूर्वक गिरा दिया जी जीरो, तो उस समय पेंडुलम दोलन नहीं करेगा, क्योंकि उसका दोलन काल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये भी आप महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपने ये किया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे गर्मियों में भाई जो चम्मच रहता ना, चम्मच पेंडुलम का, उस चम्मच की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए टी बढ़ेगा, है ना। आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है, तो उसको जरा सा देख लें आप, है ना, कि जो पेंडुलम वाली जो घड़ियां होती है, उसका जो चम्मच होता है वो धातु का बना होता है। तो गर्मी जब आती है ना, तो धातु में प्रसार होता है, तो लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो टी समानुपाती है अंडर रूट एल के, तो आवर्त काल क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो ले रहा हूं वो आपके साथ में आगे बढ़ा रहा हूं, केपलर के नियम। केपलर के नियम, है ना, वो ग्रहों की गति संबंधी, ऐसे लिखा हुआ आएगा ग्रहों की गति, कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि ग्रहों की गति की बात हो रही है, तो ग्रहों की गति संबंध में केपलर के 3 नियम है, ग्रहों की गति। अब पहला नियम है कक्षा का नियम, मतलब पहले नियम में बताया, देखो ग्रहों की गति शब्द है, याद रखना, आपको केवल रट्टा रट्टी नहीं करना है, कि प्रत्येक ग्रह जो है, देखिए ये आपका, ये कक्षा, ये सन यहाँ है, ये सूर्य, और ये आपका ग्रह है, तो ये प्रत्येक ग्रह सूर्य के आसपास दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये जो शेप है ना, ये वाला शेप, ये दीर्घ वृत्त है ना, तो कौन सी कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक ग्रह सूर्य के आसपास दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं, दीर्घ, अपने अपने मानने के लिए अपन वृत्ताकार मान लेते गणितीय गणना की दृष्टि से, पर वास्तव में केपलर ने क्या बताया, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के आसपास या सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, कक्षा का नियम नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, कक्षा का नियम आप तो याद रखो कि पहला हमारा फर्स्ट वाला जो है चक्कर का है, क्योंकि ग्रहों की गति, तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के आसपास किस तरह से गति करता है, तो पहला नियम वो होगी कि प्रत्येक ग्रह क्या करता है, सूर्य के आसपास कौन सी कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, चक्कर लगाता है। और क्या होता है, सूर्य इसके फोकस पर होता है, खत्म, केंद्र पर नहीं लिखेंगे, फोकस पर होता है, ये पहला नियम समाप्त। सूर्य कहां होता है, ये फोकस पर है। अब सेकंड नियम, ध्यान से, ये आपका सन है, मैं यही समझा दूंगा आपको, देखना, ये ग्रह पहले ए पे था, और फिर टी समय बाद ये ए से बी पे आ गया, ध्यान से देखना आप, ए से कहा गया, बी पे आ गया, तो ये आपको ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा ने इतना क्षेत्रफल तय किया, एस बी ए। यहां जब आपने देखा तो ये सी पे था, और टी समय बाद ये सी से डी पे आ गया, तो ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा ने इतना क्षेत्रफल तय किया, ठीक है। आपने एक बड़ी मजेदार बात देखी कि ये आपका जो क्षेत्रफल था, थोड़ा सा और पास में लिख देता हूं, ये ए और ये बी, ये कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर रहेंगे,
मतलब ये यहाँ पे अगर लंबाई कम है तो चौड़ाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ी तो चौड़ाई घट गई। मतलब जो ग्रह है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। मतलब ग्रह से सूर्य को जो मिलाने वाली रेखा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा? तो आप ये चित्र बनाना, इधर थोड़ा चौड़ा रख देना पास वाली जगह में, इधर थोड़ा लंबा रख देना, और ये लिख देना कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। खत्म। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, बस दैट्स ऑल। ये नियम खत्म हो गया। एरियल स्पीड जो है वो नियत है। मतलब देखो यहां लिख देना कि त्रिभुज, या त्रिभुज भी नहीं लिखे, त्रिभुज तो हो ही नहीं रहा, बता नहीं पाएंगे अच्छे से। आप लिखेंगे ए से बी का क्षेत्रफल बराबर कर देना एस सी डी का क्षेत्रफल। खत्म। ये हो गया, ए से बी बराबर एस सी डी। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल क्या होती है? नियत होती है। तो ये आपका क्षेत्रफल का नियम हो जाएगा। इस नियम को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल का नियम। ये दो नियम हो गए। अगर वो पूछे क्षेत्रफल का नियम तो कहना ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। अगर वो एक कक्षा का नियम तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य इसके फोकस पर होता है। तीसरा, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम आप ऐसे लिखना, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। मतलब ये परिक्रमण काल है, इसका वर्ग, बस ऐसे ही लिख देना एग्जाम में, परिक्रमण काल का वर्ग। मतलब ग्रह की सूर्य के आसपास जो परिक्रमा लगती है उस परिक्रमा लगाने के समय का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो औसत दूरी के पावर में 3 लिख दीजिए, ये हो गया। ऐसा ही लिखना एग्जाम में, परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी की तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती। मतलब औसत दूरी क्यों बोला? इसलिए बोला कि यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी ज्यादा है, तो औसत दूरी शब्द यूज किया। औसत दूरी की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग है ना, यहां लिख देना आप ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के तृतीय घात के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। शार्ट में लिख दिया है, सरल भाषा में लिख दिया, समय कम है, आपको इसी टेक्निक से एग्जाम में लिख देना चाहिए। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये आपके तीनों नियम हो गए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनको प्रिपेयर कीजिए। पहला है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य इसके कहां रहता है? फोकस पर। दूसरा नियम क्षेत्रफल का, ग्रहों की क्षेत्रीय चाल क्या होती है? नियत। तीसरा, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। बस ये 3 नियम आप याद रख ली केपलर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब न्यूटन के नियम फटाफट बोल देता हूं मैं, क्योंकि वो तो बहुत फेमस है, नवी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। और उसको मैं कोरिलेट भी कर देता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आपका समय जो है बच जाए। क्या है पहला नियम? पहला नियम बताइए, जल्दी जल्दी करेंगे हम। कोई बात नहीं, अब पढ़ना है तो फिर करना ही पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं न्यूटन के नियम। पहला नियम है जड़त्व का नियम। फर्स्ट नियम को कौन सा बोलते हैं? जड़त्व का नियम। और इसको मैंने कई बार आपको सरल शब्दों में बताया है। क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहना चाहिए। इस गुण को कहते हैं जड़त्व, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी, वस्तु गतिशील है, क्या रहना चाहेगी? वो गतिशील ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर क्या नहीं लगा दे? बाहरी बल ना लगा दे। अगर आपने बाहरी बल, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पड़ी है, अब जैसे मैं इस पेन को कहीं रख देता हूं, ये खुद थोड़ी चलेगा जब तक कि मैं चलाऊं
नहीं तो क्या हुआ, ये जड़त्व का गुण है। ये पेन पड़ा है तो पड़ा है। कोई मान लो बस चल रही है तो चल ही रही है, आप ब्रेक लगाएंगे तो रुकेगी। अब आप कहेंगे सर वो तो वैसे भी रुक जाती है थोड़ी देर बाद, अगर ब्रेक भी लगाएंगे और अगर हम, तो वो घर्षण बल जो है ना जमीन और सड़क के बीच का, वो बल तो काम कर रहा है ना, मतलब वहां भी बल तो है। तो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि क्या होगा, उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा दिया जाए। दूसरा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के काय में संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कोई भी वस्तु, मतलब बल अनुक्रमानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। भाषा में ऐसा लिखते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग क्या होता है, जैसे इस वस्तु में द्रव्यमान है ना, और इसका अपना कुछ वेग भी है, स्पीड से चल रही है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। अब मान लो इस पर कोई आपने बल लगा दिया अलग से, तो ये और तेज चलने लग जाएगी, तो इसके संवेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, इस बल के। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो लगाए गए बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। और इधर धक्का मारा तो इधर ही जाएगी। अरे ठेला गाड़ी है, मान लो ठेला गाड़ी में रेत भरी है, तो ठेला गाड़ी में रेत भरी, तो ठेला गाड़ी के पास में क्या है, अभी द्रव्यमान हो गया। अब आपने उसको धक्का लगाया तो उसमें क्या आ गया, वेग भी। तो द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब अब ठेला गाड़ी में क्या है, संवेग है। क्लियर है। अब आप जिधर बल लगा रहे हो उधर जा रही बेचारी, तो क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन। आप जोर से बल लगा रहे हो तो जोर से चल रही, जल्दी चल रही, तेज चल रही। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती है, बल के। और किस दिशा में, जिधर आप बल लगा यूं आ जाएगी, यूं ले जाओगे तो यूं चली जाएगी। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, और बल की दिशा में होती है। फिर तीसरी बात कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग नहीं है, क्रिया ही प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया ही क्रिया है ना। तो क्योंकि एक ही वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक साथ लगते हैं, तो आप कह नहीं सकते कौन सा क्रिया है कौन सा प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस समय क्रिया बल लग रहा था उसी समय प्रतिक्रिया बल लग रहा होता। तो प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत क्या होती है, तो ऐसे भाषा तो ऐसी होती है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, है ना। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया। अब मैं कुछ आपको एडवाइस देना चाहूंगा, और आपके साथ आज की चर्चा को थोड़ा मैं रोकूंगा, लेकिन मेरी एडवाइस आप सुन लीजिएगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल, मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 मिनट और ले लूंगा, 2 मिनट और ले लेता हूं, ताकि कुछ मोटी मोटी बातें आपको और बता सकूं, है ना। इतने नियम हो गए, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें और बता दूं, बस आपको बस खत्म करने वाला हूं मैं। लास्ट 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट मेरी क्लास के। अब आपको कुछ मैं चीजें बता देता हूँ, ये और आपको कर लेना चाहिए। जैसे एक तो बायल का नियम आपको करना चाहिए, बायल का नियम क्या है, बायल का नियम कि जो स्थिर ताप होता है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बायल का नियम है, ठीक है। एक आपको कर लेना चाहिए चार्ल्स का नियम, है ना। तो चार्ल्स का नियम आप करेंगे, गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, मतलब आप अगर स्थिर दाब पर आ गया, चार्ल्स का नियम किस पर आता है, स्थिर दाब पर। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो उसका आयतन है, वो उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। तो ये आपके चार्ल्स का नियम हो जाएगा कि आयतन 273वां भाग, 1/273वां भाग बढ़ेगा। तो ये स्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम। अगर यही आपका दाब का नियम हो गया, तो यहां पर आप पी कर दीजिएगा, तो ये का ये आपका पी में उत्तर आ जाएगा, दाब का नियम हो गया। एक मैं आपको सलाह दूंगा, गैसों का अणुगति सिद्धांत जरूर आप पढ़ के जाइएगा। गैसों का अणुगति सिद्धांत बहुत सरल है, और जरा से मैं 2 मिनट में आपको यही तैयार करा देता हूं। गैसों का अणुगति सिद्धांत ये यहीं से पकड़ना,
प्रत्येक गैस छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, खत्म। प्रत्येक गैस, जैसे ये आपका एक कंटेनर है और इसमें भरी है गैस, ये गैस के अणु है, तो ये आपकी हो गई गैस। तो प्रत्येक गैस क्या हुई, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, एक खत्म। गैसों का अणु, तो गैस अणुओं से मिलकर बनी है एक। ये अणु बर्तन की दीवार पर क्या आरोपित करते हैं, दाब आरोपित करते हैं। ये अणु बर्तन में सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, तो इनकी मर्जी पड़ती उधर जाते हैं तो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। तो अणु बर्तन के अंदर सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। ये अणु अपने साथ गैस की दीवार पर क्या आरोपित करते हैं, दाब आरोपित करते हैं। और ये अणु जो है कैसे होते हैं, तो ये अणु होते हैं गोल, गोल प्रत्यास्थ, है ना। तो ये अणु गोल होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, चिपकते नहीं है, टक्कर खा के फुदकते हैं। तो ये आपने, मैंने 3-4 बातें बता दी आपको, ये प्रत्येक गैस अणुओं से मिलकर बनी है। ये अणु कैसे हैं, तो ये गोल है और प्रत्यास्थ है। बर्तन की दीवार पर क्या आरोपित करते हैं, दाब आरोपित करते हैं। अरे यार 2 नंबर में पूछा जाएगा, आप लिख देना 2 पॉइंट कोई से भी। अब कुछ नियम तो लिख दूं मैं, एवोगैड्रो का नियम, ये आप याद करके जाइएगा। एवोगैड्रो नियम, एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है, एवोगैड्रो का नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर, मतलब ताप और दाब दोनों समान कर लो, समान ताप ले लो, समान दाब ले लो, तो गैस के अणुओं की संख्या जो है वो भी क्या होती है, समान होती है। समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो समान ताप दाब पर गैस के अणुओं की संख्या समान। अभी मैं उसके बारे में जरा सी बात कहूंगा। समान ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक डाल्टन का आंशिक दाब नियम है कि उसमें ये दाब का योग चलता है डाल्टन के आंशिक नियम में, है ना, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये है। अब मैं कुछ एक और बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आप सोचेंगे कि सर ने हमको हुक का नियम क्यों नहीं बताया, तो हुक का नियम क्या है, हुक का नियम यह है कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ये खत्म हुक का नियम कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हुक का नियम हो गया। अभी मैंने हुक का नियम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, तो मैंने 2 नंबर के हिसाब से इसको अभी थोड़ा सा छोड़ा है। जैसे पास्कल का नियम, तो पास्कल का नियम तो 4 अंक में आने की संभावना है, जो मैं अगली क्लास में आपके साथ लूंगा, है ना। बर्नौली 3 नंबर में संभावित है। तो पास्कल का नियम आप क्या कहते हैं कि जब भी किसी द्रव पर आप दाब आरोपित करते हैं तो वो समान रूप से संचरित होता है। तो एक लाइन में पास्कल का नियम खत्म कर देना, द्रव संचरित होता है, खत्म पास्कल का नियम। द्रवों में दाब समान रूप से संचरित होता है, तो ये पास्कल का नियम खत्म हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय में आप लिख सकते हैं कि यदि कोई आसान या असंपीडित द्रव, ऐसे धारारेखी प्रवाह में कोई ऐसी कई जगह पतली कई जगह से मोटी, मतलब एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में से अगर बह रहा है तो उसके हर एक जगह पर कुल ऊर्जा का योग नियत रहे। दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं का योग क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यदि कोई भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है बर्नौली का प्रमेय, तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। राकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है ना, ये याद रखना, बर्नौली ऊर्जा संरक्षण, राकेट नोदन संवेग संरक्षण। तो आप बर्नौली को भी इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टोक का नियम लिख सकते हैं, ये स्टोक का नियम सिर्फ इतना, F बराबर 6 पाई ईटा ए बी, खत्म। कि जब कोई भी आप किसी भी अगर गोल वस्तु को, मतलब ऐसी वस्तु ले लें जो गोल है, चिकनी है, दृढ़ है, और उसको किसी अगर अशान द्रव में गिराएं, मतलब जैसे अगर आप एक छर्रा ले लें स्टील का और उसको ग्लिसरीन में गिराएं, तो उस पर जो शान बल लगेगा उसका मान ये होगा 6 पाई ईटा ए बी। यही स्टोक का नियम, खत्म। तो ये इस तरीके से आप करेंगे। अब मैंने स्टोक का नियम और ये सब इस पर चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। तो जो महत्वपूर्ण 2-2 नंबर की बात थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, और मेरे ख्याल से बड़ी सब बातें हो गई है। अब एक ऊर्जा का समविभाजन नियम आप जरूर करके जाइएगा, ये अवश्य आपको एक करके जाना चाहिए, ऊर्जा का समविभाजन का नियम। तो चलिए आज की हमारी क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं।